हे गाइज, मैं आप सभी का भाई गोलू इस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर पदार्थों में परिवर्तन उसके ऊपर बात करने वाले हैं। मतलब आप किसी भी कंपटीशन लेवल की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या आप क्लास 9th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर ये वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है तो एक दूसरे के साथ शेयर अवश्य करें और सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन मतलब ऑल नोटिफिकेशन को दबा ले, जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार की अगर वीडियो डाले तो आपका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके मोबाइल पर गिरे। अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज मैं पदार्थों में परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। यानी पदार्थों में परिवर्तन दो तरीके के होते हैं। मतलब कहा जाता है ना कि पदार्थ में कुछ अगर पदार्थ है तो उसमें तो परिवर्तन होगा ही। तो पदार्थ में दो तरीके के परिवर्तन होते हैं। कितने तरीके के परिवर्तन होते हैं भाई? दो तरीके के परिवर्तन होते हैं। वो कौन कौन सी? एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जो जिसमें कोई पदार्थ बदल तो जाता है। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें कोई पदार्थ बदल तो जाता है, लेकिन बदलने के बाद फिर वही दशा रहता है, मतलब पहले था जैसे। मतलब बदल तो जाएगा लेकिन पहले जैसा फिर वह हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा कि वैसा परिवर्तन बदल जाएगा लेकिन पहले जैसा वह नहीं होगा। तो बदल गया तो बदल गया, ऐसा नहीं कि बदल गए तो फिर जैसे थे वैसे हो जाएंगे। ये रासायनिक परिवर्तन का ये फितरत नहीं है। अगर बदल गए तो एक मर्तबे बदल गए, लेकिन भौतिक परिवर्तन का फितरत क्या है कि एक मर्तबे बदल जाएंगे तो सुधरेंगे नहीं, फिर पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। इतना ध्यान रखें तो आराम से समझ में आ जाएगी। हमने कहा यह एक अस्थायी परिवर्तन है। क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। मतलब ये अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। परिवर्तन हो जाएगा मतलब बदल जाएगा और फिर पूर्व अवस्था में हो जाएगा, इसलिए यह एक अस्थायी परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या लिखा हमने? यह एक अस्थायी परिवर्तन है, मतलब परमानेंट परिवर्तन है। अगर परमानेंट रूप से ये क्या करता है? बदल जाता है, तो ये परमानेंटली है। फिर हमने कहा एक भौतिक परिवर्तन। बात तो ये भौतिक परिवर्तन, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो हमने बता दिया पहले कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब जो पहले अवस्था में आ जाए, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक कहने का मतलब जो पहली अवस्था में नहीं आवे, वो कौन सा? रासायनिक परिवर्तन होगा। फॉर एग्जाम्पल में हमने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ का बनना। सूखी बर्फ यानी शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ यानी ठोस बर्फ। कौन सा बर्फ? ठोस बर्फ। मतलब ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है, मतलब सूखा हुआ बर्फ के नाम से जानते हैं किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो आप लोग ध्यान रखें कि CO2 गैस है, उनसे सूखी बर्फ मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा, तब फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से बन जाएगा, मतलब अपनी पूर्व अवस्था में चली जाएगा। फिर अगर आगे बात करें पानी से बर्फ का बनना। पानी है और बर्फ बन गया है तो क्या बर्फ फिर पिघल करके पानी नहीं बन सकता? आसानी से बन जाएगा। उसके बाद हमने लिखा मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती अगर पिघल जाए तो पिघले हुए भाग से क्या हम मोम फिर नहीं बना सकते? मोमबत्ती नहीं बना सकते? आसानी से बना सकते हैं। फिर यदि बात करें पानी का वाष्प बनना। पानी है और वह वाष्प बन जाता है, और वाष्प मतलब समझ ठोपे ठोपे रहेगा, चू जाएगा, मतलब वह फिर वह पानी में बदल जाएगा। वाष्प क्या किसमें बदल जाएगा? फिर से दोबारा वह पानी में आसानी से बदल जाएगा, इसलिए हमने कहा पानी का वाष्प बनना। फिर हमने कहा नमक या चीनी का पानी में मिश्रण। नमक या चीनी को मान लीजिए कि आप नमक है और पानी है, नमक है और पानी है, थोड़ा सा पानी लीजिए और थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक लीजिए और अपनी बर्तन में डाल दीजिए और उसमें जो है टेम्परेचर दीजिए, तापमान दीजिए। मतलब जैसे ही तापमान दीजिएगा तो क्या होगा कि पानी उड़ जाएगा और जो उसमें नमक रहेगा उसमें वह नमक जो है इसमें बर्तन में वह बैठ जाता है, लग जाता है बर्तन में। तो इसलिए कहा कि नमक या चीनी का पानी में मिश्रण। नमक और पानी को मिला देंगे तो पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन नमक क्या होगा? नमक वह बैठ जाएगा बर्तन में। फिर हमने कहा चीनी या पानी, यानी चीनी और पानी एक जगह मिश्रण हो जाएगा, तब पानी और चीनी एक जगह घुला देने से तो घुलिए जाएगा
अगर अधिक मात्रा में चीनी हो जाए, यदि अधिक मात्रा में चीनी हो जाए तो क्या होता है चीनी कि उसको मतलब फिर ठंडा हो जाएगा तो चीनी मतलब पूरा ढेला बनकर चीनी बाहर निकल जाता है और पानी मतलब सोख लेता है वह। तो चीनी भी पानी मिक्सअप हो जाएगा, लेकिन फिर वह चीनी आराम से पानी से निकाला जा सकता है। फिर यदि बात करें रेत का पानी में विलयन, रेत का पानी में विलयन या मिश्रण, बात होगा बराबर। तो रेत मतलब बालू, रेत मतलब बालू, और रेत का पानी में विलयन, रेत मान लीजिए बालू और पानी एक जगह मिला देते हैं, एक जगह क्या करते हैं मिश्रण कर देते हैं, तो क्या जो वो बालू है उस पानी में से अलग नहीं हो सकता आराम से। पानी जो है मिश्रण बालू नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपरे ऊपरे मतलब बालू नीचे और पानी ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए बताया गया कि रेत नीचे बढ़ जाएगा लेकिन पानी ऊपर रहेगा, इसलिए रेत और पानी का विलयन भी क्या है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। अलग अलग आ जा रहा है ना, अपनी पूर्व अवस्था में फिर मिला तो दिए लेकिन पूर्व अवस्था में आ गए, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। फिर हमने कहा लोहे का चुंबकीयकरण, लोहे का चुंबकीयकरण मान लीजिए कि हम लोहा है और चुंबक से उठाए, तो क्या ऐसा नहीं ना कि चुंबक में लगातार परमानेंट सटले रह जाता है, ऐसा है नहीं है। मतलब हम लोहा से चुंबक को आसानी से अलग कर सकते हैं, मतलब अलग कर दिए फिर पूर्व अवस्था में आ गया। तो यह कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, यह भी किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यदि बात कर ले रासायनिक परिवर्तन, तो हमने कहे कि यह एक अस्थायी परिवर्तन है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन, जैसे क्या हो जाएगा, मक्खन का खट्टा होना। मान लीजिए एक मरतबा मक्खन यदि खट्टा हो जाता है तो क्या उसको पहले था जैसे लाया जा सकता है, नहीं। एक मरतबा खट्टा हो गया तो हो गया, फिर इसको हम नहीं बदल सकते हैं, फीका नहीं कर सकते हैं, पहले जैसा नहीं कर सकते हैं। फिर हमने बताया मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती पिघल गया तो भौतिक, यदि मोमबत्ती जलिए गया मान लीजिए कि पूरा अच्छे तरीके से जल गया तब वह होगा रासायनिक परिवर्तन। फिर हमने कहा अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती जल जाता है तो क्या फिर से उसको अगरबत्ती बना सकते हैं, नहीं ना बना सकते हैं, इसलिए अगरबत्ती का जलना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर हमने कहा लोहे पर जंग लगना, मान लीजिए कोई नया लोहे की बनी कोई भी वस्तु खरीद के लाए, अगर साइकिल ही बात कर ले, अगर साइकिल में यदि जंग लग जाता है तो क्या हुआ, नया की तरफ पूर्ण रूप से आ पाता है, जो जंग लगा हुआ पार्ट है वह नया की तरफ कभी नहीं आ सकता है, इसलिए कहा लोहे पर जंग लगना भी क्या है, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर हमने कहा आगे कि लकड़ी का जलना, लकड़ी यानी ईंधन, कोई भी लकड़ी यदि जल जाता है तब क्या फिर लकड़ी बनेगा, नहीं बनेगा, इसलिए लकड़ी का जलना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर हमने कहा खाना को पचना, अगर मान लीजिए कि हम खाना खा लेते हैं, बुरा नहीं माने, एक अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि खाना हम खा लेते हैं, मान लीजिए खाते हैं चावल, क्या हम लैट्रिन करते हैं तो चावल निकलता है क्या, नहीं निकलता है, यानी चावल खाने से खाना पच जाता है। चावल खाए, दाल खाए, भात, मतलब चावल दाल, अगर चावल है दाल है और उसमें कुछ सब्जी अगर मिक्सअप करके हम खाते हैं तो क्या सेम निकलता है क्या, नहीं निकलता है, मतलब उसमें चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए हमने कहा खाना जब पच जाता है तो वह रासायनिक परिवर्तन है। फिर हमने कहा कि दूध से, फिर हमने क्या कहा, दूध से दही का बनना, क्या दही बन जाएगा तो उसको दूध में बदलना संभव है, नहीं संभव है। फिर हमने कहा पदार्थों का किण्वन, किसका किण्वन, पदार्थों का किण्वन। किण्वन कहने का मतलब है सड़ जाना, किण्वन कहने का मतलब क्या है, सड़ जाना। अगर कोई पदार्थ सड़ जाएगा तो क्या वह सड़ा हुआ भाग फिर वापस नया में बदल पाएगा, नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए कि अंगूर सड़ गया है तो फिर नया अंगूर उसी से बन पाएगा, नहीं बनेगा, सड़ गया तो सड़ गया, एक मरतबा परिवर्तन हो गया तो हो गया। अब फिर हमने कहा कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यदि जल गया, दहन का मतलब जल गया, तो क्या फिर वह जला हुआ भाग से पेट्रोलियम गैस बनेगा, नहीं बनेगा, जल गया तो जल गया, एक मरतबा परिवर्तन हो गया तो हो गया। फिर आगे कहा कि प्लेटिनम तार का जलना, अगर मान लीजिए तार यदि जल जाएगा तो उस तार से फिर दूसरा तार को हम, मतलब प्लेटिनम तार यदि जल जाता है तो उस जले हुए भाग से फिर हम उस प्लेटिनम तार को नहीं बना सकते हैं। सो ये जो वीडियो था पदार्थों में परिवर्तन था। फिर हम इसको इरेज करके थोड़ा सा आगे बात कर ले, थोड़ा सा आगे बात कर ले, इसको हम इरेज करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो अच्छे तरीके से आप
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। अगर एक बात एक इसी चैप्टर में पढ़ना है कि मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है और हीलियम गैस है, नाइट्रोजन गैस है और हीलियम गैस है। मान लीजिए ये है N2 गैस और एगो है हीलियम गैस, ये नाइट्रोजन गैस, ये हीलियम गैस। तो हमने कहे कि ये दोनों में भारी कौन होगा, तो ये दोनों में भारी होगा N2 गैस। मतलब हीलियम कम भारी होगा, ये अधिक भारी होगा। मतलब ये हल्का होगा, ये भारी होगा। मतलब अगर भार की तुलना में देखे तो ये है हल्का, ये क्या है, ये हल्का और ये है भारी। तो आप लोग ध्यान रखें कि गाड़ी के टायर में जो रोड पर चलती है वो गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो सकता है, वह बाइक हो, टेम्पू के टायर हो, साइकिल का टायर हो या बस ट्रक ये सब का टायर हो, उन सभी के जो ट्यूब में गैस जो भरी जाती है वह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। मतलब जो मान लीजिए वह जमीन के सहारे जो जमीन पर चलता है उसमें कौन सी गैस भरा होगा, तो नाइट्रोजन गैस भरा होगा। कौन सी गैस भरा होगा, जो जमीन को मतलब रोड को धा कर चले, वैसी जो वाहन है उन सभी के जो ट्यूब में गैस भरी जाती है वह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगर हम बात कर ले हीलियम गैस का भी तो कुछ ना कुछ रोल होगा, तो है, बहुत सारे रोल हैं। अगर मान लीजिए कि हम जो बोलते हैं उस बात को आप नोट करें, लगातार नोट करें कि यदि जो इन सब का टायर, इन सब में जो पृथ्वी पर जो चलने वाली जितना वाहन है उन सभी में N2 गैस मतलब नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नोट दे देकर और पॉइंट दे देकर अवश्य लिखे इसको, बहुत ही वीवीआई है। अगर मान लीजिए कि हम नाइट्रोजन और हीलियम की बात करें, दोनों गैस की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि एक हमको अधिक गहराई पर जाना है, अधिक मान लीजिए कि हम समुद्र में जा रहे हैं। किसमें जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं। अगर समुद्र में जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि उसमें ऑक्सीजन भी चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए और साथ में आपको चाहिए हीलियम या तो नाइट्रोजन गैस। अगर समुद्र में यदि आप अधिक गहराई पर जाते हैं, अधिक अंदर जाते हैं, तो आपको ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हीलियम हल्का गैस है और साथ में अगर जाएंगे समुद्र में तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे, मरिए जाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन के साथ साथ अधिक गहराई पर गए तो ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम जरूरी है। यदि कम गहराई पर गए समुद्र में तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन को रहना जरूरी होगा। किसको रहना जरूरी होगा, नाइट्रोजन को रहना जरूरी होगा। अधिक गहराई पर मतलब अधिक अंदर जाएंगे समुद्र में तो ऑक्सीजन और हीलियम, और जब कम गहराई पर जाएंगे समुद्र में तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। अगर मान लीजिए, इसको याद रखें, ये पूछा जाता है। अगर बात करें कि एक हाइड्रोजन गैस है, कौन सी गैस है, तो हम बात कर ले सबसे हल्की गैस यही है। सबसे H2 गैस जो है सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस, हल्की गैस, सबसे हल्की गैस कौन होगा, तो हो जाएगा हाइड्रोजन। उससे हल्का कौन होगा, तो उससे हल्का होगा हीलियम और उससे हल्का क्या होगा, नाइट्रोजन। मान लीजिए कि एक गुब्बारा है, एक अलग गुब्बारा मतलब दो गुब्बारा, जिसमें एक हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा है और जिसमें एक हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा है। हम दोनों को उड़ाते हैं, तो अगर उड़ाएंगे तो सबसे पहले फटेगा कौन, सबसे पहले फटेगा कौन, तो सबसे पहले जो हल्का होगा वो पहले फूटेगा और जो भारी होगा वो बाद में फटेगा। तो हल्का तत्व सबसे मतलब सबसे हल्का गैस कौन होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। तो मान लीजिए हाइड्रोजन वाला जो बैलून होगा
वह पहले फूट जाएगा और हीलियम वाला जो होगा वह बाद में फटेगा, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का है, तो हल्का है तो जल्दी फटेगा, भारी है तो बाद में फटेगा, थोड़ा लेट से फटेगा। यानी हाइड्रोजन और हीलियम से भरे दो गुब्बारे में अगर उसको एक साथ उड़ाया जाए तो सबसे पहले हाइड्रोजन से भरा हुआ गैस मतलब बैलून वो फूटेगा, और उसके बाद हीलियम से भरा हुआ बैलून वो बाद में जाकर फूटेगा। यदि हम बात कर लिए वायुयान, ये सब भी आई है, नोट करके लिखते रहे पॉइंट में। अगर वायुयान की टायर में, वायुयान मतलब हवाई जहाज की टायरों में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है? तो वो होती है हीलियम गैस। अगर रोड के सहारे चले तो नाइट्रोजन गैस, अगर ऊपर चले वायुमंडल में चले तो वो होगा हीलियम गैस। इसको याद रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें था, और भी हो सकता है। जैसे हम अस्पतालों में जाते हैं, लेक्चर को ध्यान से सुने, बहुत सारे चीज मिलने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि हम अस्पताल में जाते हैं, कहां जाते हैं? अस्पताल में। तो अस्पताल में यदि हम जाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन तो रहना ही जरूरी। जैसे आदमी को ऑक्सीजन लगाया जाता है तो क्या उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही रहता है? नहीं, साथ में साथ उसमें हीलियम भी रहता है। तो ऑक्सीजन तो रहना अनिवार्य ही है और उसके साथ साथ हीलियम भी रहता है। मतलब अस्पताल में जो गैस होती है ऑक्सीजन गैस, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी पाया जाता है। ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर होता है। वह ऑक्सीजन जो आदमी भाप मतलब जो लगाता है वो लेता रहता है। अस्पतालों में जो ऑक्सीजन रहता है वो ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी रहता है, तो इसको अस्पताल में उसको यूज किया जाता है। इसको अवश्य याद रखें। सो आई होप यह लेक्चर आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।